Hi student, how are you? Welcome back on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट ये क्लास 12 का बायोलॉजी सीरीज चल रहा है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे। ऐसे 9th भी आपका कैंसर डिजीज के ऊपर था। 9th लेक्चर में आपको कैंसर के ऊपर मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ कैंसर और फिर कॉजेज ऑफ कैंसर, और सारा कैंसर का जो भी पोर्शन था, कंप्लीट बेसिक पोर्शन, वो सारा चीज़ कवर किया था मैंने। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे होता है कैंसर का, डिटेक्शन कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, बायोप्सी। सबसे पहले अगर हमें टेस्ट करना पड़ेगा कैंसर का तो कैसे करेंगे टेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट लाइन है ये कैंसर को डिटेक्ट करने का, बायोप्सी। याद रखना, बायो मीन्स होता है लाइफ, और ये एसवाई जो है ना, ये दिखा रहा है किसको, कटिंग को, मतलब टिश्यू को इसमें क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखना, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, मतलब बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज क्या करेंगे, देख लो यहाँ। A thin piece of tissue is examined under microscope. एक थिन टिश्यू लेंगे, मतलब उसको कट करेंगे, डिटैच करेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करेंगे, तो पता चलेगा उसके बिहेवियर को हम लोग पढ़ेंगे कि उसका बिहेवियर नॉर्मल टिश्यू से मिलता है या अलग डिफरेंसेस दिखा रहा है। अगर अलग डिफरेंसेस दिखा रहा होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वो कैंसर हो गया है उसको। ब्लड एंड बोन मैरो आर टेस्टेड फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। आपको पता है कि ल्यूकेमिया क्या होता है, कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के केस में क्या होगा कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और उस ब्लड का सैंपल लेने के बाद हम लोग ब्लड को सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे कि एक्चुअली में ब्लड का बिहेवियर अलग है, सेल डिवीजन हो रहा है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा, या क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये पता अगर हो जाता है क्या कि अगर बोन मैरो का सेल का काउंट ज़्यादा हो गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में बोन मैरो को भी स्टडी किया जाता है। तो बोन मैरो से एक सब्सटेंस निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, तो उसको भेज दिया जाता है कहाँ, लैब में। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या होगा, यूज ऑफ एक्सरे। रे ग्राफी, ये ग्राफी वर्ड जो है ना, ये रे को दिखाता है। तो समझो यहाँ पे, यहाँ से क्या होना, रे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या रे के बारे बिहेवियर को पढ़ेंगे, कैसे डिटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट आओ कि डिटेक्शन और डायग्नोसिस क्या होता है। डिटेक्शन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अगर बीमारी को पहचानना होता है तो उसे बोला जाता है डिटेक्शन। और डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किसी भी एंटीजन, एंटीबॉडी, मतलब केमिकल प्रोसेस से अगर उसे हम लोग डायग्नोस करें ना, जैसे डायग्नोसिस का सिंपल ये समझो आप कि डायग्नोसिस जो होगा ना, वो सिम्टम को दिखाएगा। सिम्टम वाला पोर्शन जो आएगा ना, कि कोई भी चीज़ अगर हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसके वजह से अगर कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहा है, कुछ अलग सिम्टम आ रहा है, तो अब ये कहलाएगा डायग्नोसिस। और ये डिटेक्शन वर्ड जो हो जाएगा ना, ये किसको दिखाएगा, आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट के यूज को दिखाएगा, कि इस इंस्ट्रूमेंट के यूज से हम इस चीज को, बीमारी को पता किए। अब रेडियोग्राफी, ये सब हमारा क्या है, डिटेक्शन वाला पोर्शन है। रेडियोग्राफी में आते हैं, तो रेडियोग्राफी तो समझ में आया आपको कि एक्सरे का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या होगा आपको, तो वो होगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आप लोग जान चुके हो क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी में क्या होता है ना, यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये एक्सरे तो है ही, एक्सरे तो हम लोग को पता है कि बोन वगैरह का हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं, बोन का एक 2D फिगर लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्या,
एक्सरे। बट वही चीज को 3D में कन्वर्ट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ मशीन आर कॉल्ड एज सीटी स्कैन। ठीक है ना, सीटी स्कैन की मदद से टोमोग्राफी मतलब क्या हुआ ना कि मूवमेंट हो रहा है चारों तरफ। सीटी स्कैन में पेशेंट रखा जाता है, वो चारों तरफ मूव होता है, चारों फोर मतलब पूरे कंप्लीट डायरेक्शनल्स को उसमें पढ़ा जाता है, कंप्लीट बॉडी के एंगल से एक्सरे को गुजारा जाता है, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या, सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में भी याद रखना क्या होता है, एक्सरे का यूज होता है, याद रखना है इस चीज को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सीटी स्कैन में हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। और आप लोगों को पता है, इससे प्रीवियस क्लासेस में आपको बताए थे कि एक्सरे जो होता है वो क्या होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है। एमआरआई क्या होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है। एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, याद रखना, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है इस केस में, टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू। इसमें जो यूज किया जाता है ना रे का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक रे को जनरेट करता है, वो रे हमारा क्या बन जाता है, नॉन आयोनाइजिंग नेचर का बनता है, मतलब किसी भी कैंसर सेल को ये एक्टिवेट नहीं करता है। आयोनाइजिंग रे क्या होगा, वो एक्टिवेट कर देगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, वो हमारे कैंसर सेल को तो डिस्टर्ब करेगा ही नहीं, और नॉन कैंसर सेल जो ना होगा उससे भी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचाएगा। कौन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, याद रखना। एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यू, और लिविंग टिश्यू के फिजिकल नेचर को भी पढ़ा जाता है। कैसा है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मतलब यह हुआ कि पैथोलॉजी से उसको डिटेक्शन किया जाता है कि उसका कुछ बिहेवियर तो अलग नहीं है, और फिजिकल बिहेवियर तो उसके अंदर का नहीं है। मतलब समझो ये कि केमिकल नेचर आ गया पैथोलॉजिकल में, और फिजियोलॉजिकल में मतलब उसके सेल डिवीजन का, उसके साइज का, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कहलाएगा क्या, फिजिकोलॉजिकल चेंजेस, याद रखना। यूज ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी का भी यूज करते हैं, ये हमारा है 4th नंबर। ये हमारा हो जाएगा क्या, डायग्नोसिस। एंटीबॉडी का यूज करके हम लोग डायग्नोस करेंगे। तो क्या होगा, एंटीबॉडी को डाला जाएगा अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन जो होगा ना, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन मतलब वैसा एंटीजन जो कैंसर कॉज करता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डाला जाएगा। एंटीबॉडी को डाला जाएगा बॉडी के अंदर। अब वो दोनों के बीच में कुछ अलग का बिहेवियर दिखाएगा, अलग का सिम्टम दिखाएगा, तो अब हम लोग समझ लेंगे क्या कि वो एक्चुअली में कैंसर सेल है या क्या है। फिर नेक्स्ट में आते हैं 5th नंबर में, तो टेक्निक टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी to detect gene related to cancer, persons are advised to avoid exposure to particular carcinogen, example tobacco and smoke। मतलब क्या है ये ऐसा टेक्निक है, इस टेक्निक के अंदर क्या होता है ना, जीन को डाला जाता है। किस तरह का जीन होता है, तो जीन रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर से रिलेटेड जीन हो, और वो क्या करता हो, जैसे यहाँ देखो इसके अंदर क्या होगा ना, जीन, वैसे जीन को डाला जाएगा जो कैंसर से रिलेटेड जीन हो, मतलब कैंसर को डिटेक्ट करने वाला जीन हो। अब उस जीन को उसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद उसका अगर बिहेवियर चेंजेस हमें दिखा, तो बिहेवियर चेंजेस दिखेगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये पोर्शन आपके बॉडी में पहले से हो चुका है, या फिर ये हम बोले कि वैसा जीन जो कार्सिनोजेन की वजह से डेवलप हो जाता हो। जैसे एग्जांपल में कार्सिनोजेन के लिख दिए टोबैको और स्मोक। टोबैको और स्मोक से बचने के लिए आपको हिफाजत दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आपके बॉडी में वो जीन जो है ना वो सेंसिटिव है, एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अगर आप ये कार्सिनोजेन लेंगे तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, कैंसर होने का बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, बहुत तेजी से वो डेवलप हो सकता है। फिर आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, तो रेडिएशन थेरेपी। पहला क्या हुआ, इसमें रेडिएट किया जाता है, रेडिएशन दिया जाता है। कैसा रेडिएशन होगा तो देखिएगा, ट्यूमर सेल आर इरेडिएटेड। इरेडिएटेड का मतलब क्या होता है, प्रकाशहीन। क्या होता है, प्रकाशहीन। इसके अंदर प्रकाश कोई भी रे नहीं दिया जाता, याद रखना है। यहाँ पे रेडिएशन,
रे नहीं दिया जाता है, एक किरण नहीं दिया जाता है बहुत ही हाई अमाउंट का, याद रखना इसमें। प्रकाशहीन रहता है ये, लिथली, और वो क्या करेगा ना, विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये समझो आप, यूज ऑफ लेजर लाइट, इसके अंदर लेजर लाइट का यूज करते हैं हम लोग, लेजर लाइट। अब वो लेजर लाइट क्या होता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, एक्चुअली में वो रेडिएशन नहीं दिखाता है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि वैसा रे जो हाई फ्रिक्वेंट का हो, हाई फ्रिक्वेंसी लेवल का हो, वो लेवल उसका नहीं रहता है लेजर लाइट का, ठीक है ना। उससे उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, और फिर उसे उस नॉर्मल टिश्यू को, क्योंकि ये जो रेडिएशन है ना, रेडिएशन थेरेपी, ये बहुत ही नॉर्मल लेवल का है, मतलब ये नॉन हार्मफुल है, ये हार्मफुल नहीं है, याद रखना इस चीज को। इसलिए क्योंकि ये हमारे सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज नहीं करता है, और जो टिश्यू है हमारे कैंसर का, उसको क्या कर देता है, किल कर देता है, मतलब कैंसरस टिश्यू को खत्म करेगा, और नॉन कैंसरस सेल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। केमोथेरेपी मतलब यूज ऑफ केमिकल, याद रखना केमिकल। तो केमोथेरेपी में केमिकल का यूज होगा, इसमें क्या होगा, यूज ऑफ केमोथेरापेटिक ड्रग, वैसा ड्रग जो केमिकल से बना हुआ हो, केमोथेरापेटिक ड्रग बोला जाता है उसे, उसका यूज करेंगे हम लोग। और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, तो साइड इफेक्ट हो सकता है हेयर लॉस और अनेमिया। अब देखोगे जो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, उसका सारा बाल झड़ जाता है पूरा, और वो ब्लैक पड़ जाएगा, पूरा काला हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर बार बार रेडिएशन आ रहा है ना, तो उसको सेका जाता है, उसको एक बहुत ही हीट्स के जरिए ड्रग दिया जाता है उसमें, और हीट दिया जाता है, उसको सेका जाता है। अगर बहुत अच्छे लेवल पे बहुत दिनों तक अगर सेका गया, या फिर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सेक दिया गया ना, तो उसका सेल ही डैमेज हो जाएगा, पूरा कंप्लीट खत्म ही हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से उसको डॉक्टर लोग करते हैं। तो हेयर लॉस और अनेमिया, अनेमिया मतलब क्या होता है, खून का कमी, ठीक है ना। तो खून के कमी का कारण भी बनता है कौन, केमोथेरेपी, और हेयर लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, तो इसके अंदर इम्यून सेल डाला जाएगा, इम्यून डाला जाएगा, इम्यूनिटी दिया जाएगा इसके अंदर। तो क्या है, ट्यूमर सेल आर फाउंड टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, सो पेशेंट्स आर गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एग्जाम्पल में क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट their immune system and help in destroying the tumor। वैसा इम्यून सिस्टम इसके अंदर डाला जाता है, वैसा इम्यूनिटी डाला जाता है जो हमारे कैंसरस सेल को डिस्टर्ब करे। मतलब कैंसर हो गया जिस भी कारण से, उस कारण को खत्म करे, या फिर हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करे, और हमारा इम्यूनिटी जो होगा ना, वो क्या करेगा, उस सिस्टम को से लड़ेगा, उस सिस्टम को खत्म करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो क्या हो गया, डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, और फिर उसके बाद उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा इंटरफेरॉन। ये ऐसा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए थे। तो ये ऐसा एंटीबॉडी है जो हमारे कैंसर सेल को क्या करता है, ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। फिर आते हैं तो फोर्थ नंबर में क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट इसका सर्जरी हो सकता है, सर्जरी से इसे रिमूव किया जा सकता है जहाँ पे पॉसिबल हो। फिर आते हैं तो मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। याद रखना, बहुत अभी ज़्यादातर कैंसर हर एक तरह के लेवल से यूज़ किया जाता है। जैसे कोई ऐसा कैंसर है जिसको रेडियोथेरेपी भी दे दिए, सर्जरी कर दिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी कर दिए, या फिर कीमोथेरेपी कर दी। तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी से भी किया जाता है। ये सारा क्या कहलाएगा, आपका कॉम्बाइंड थेरेपी। सर्जरी कर दिए, सर्जरी करने के बाद फिर से वो आगे की तरफ बढ़ने लग गया, कैंसर सेल डिवाइड करने लगा, बढ़ने लगा और भी ज़्यादा,
तो क्या करेंगे हम लोग, रेडियोथेरेपी कर देंगे। उसके बाद फिर केमोथेरेपी कर देंगे। मतलब रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी और सर्जरी एक ही जगह पे किया जाता हो, एक ही सेल के लिए किया जाता हो, एक ही कैंसर के लिए किया जाता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बाइंड थेरेपी। और ये कॉम्बाइंड थेरेपी अभी दिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। मगर कैंसर, कोई भी कैंसर जो होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत हार्मफुल डिजीज होता है, ये इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए क्योंकि इलाज, कैंसरस सेल जो होता है ना, कैंसरस ट्यूमर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो मेटास्टेसिस दिखाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। अगर एक जगह के को ट्रीट कर दीजिएगा आप तो दूसरी जगह पे वो पहुंच जाएगा। सबसे जानलेवा कैंसर कौन है, तो ल्यूकेमिया है, वाइट ब्लड सेल का कैंसर, और फिर बोन मैरो का कैंसर। क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही ना इन्फेक्शन हो गया, इसी वजह से तो वाइट ब्लड सेल बढ़ने लग गया है। तो एक्चुअली में वाइट ब्लड सेल का कैंसर नहीं, ये समझो आप, हमारा बोन मैरो डिस्टर्ब हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल सेल डिवाइड कर रहा है और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल को प्रोमोट कर रहा है और एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो वो बोन मैरो का ही एक्चुअली में ये होता है, कैंसर होता है। उसके अंदर इन्फेक्शन है तो ब्लड के अंदर आ जाता है। तो ल्यूकेमिया और फिर बोन मैरो, मतलब ये ल्यूकेमिया और बोन मैरो तो सेम ही चीज़ है, बहुत हार्मफुल कैंसर है। उसके बाद जितना भी कैंसर है वो ट्रीटेड है इनिशियल फेज में, मगर ये कैंसरस जो ल्यूकेमिया है, ये अगर इनिशियल फेज में भी है ना तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको रिकवरी में आना। क्योंकि अब ये जो कैंसर ल्यूकेमिया होता है ना, ये ज़्यादातर चाइल्ड को होता है, बच्चे लोगों को भी ज़्यादा होता है, बड़े लोगों को भी होता है, बट बच्चे लोगों का भी केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपको बता दूं मैं कि कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। वजह क्या है कि हमारा खान पान, केमिकल्स, हर जगह पे केमिकल्स है, उसका यूज करना, फिर हम लोग खैनी खाते हैं, टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो सब की वजह से कैंसर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद टॉक्सिन्स की वजह से भी कैंसर होता है। अब फिर हम लोग पढ़े थे ना लीवर कैंसर कैसे होता है, वेनाइल क्लोराइड की वजह से होता है। वो वेनाइल क्लोराइड क्या होता है, वो प्लास्टिक की यूज की वजह से हो रहा है। अब प्लास्टिक में गर्म खाना रख दिए, उसकी वजह से भी कैंसर हो रहा है। तो ये सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक चीज़ होता है ना, इंग्लिश में कहावत है ना एक, कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज करने से अच्छा है कि आप पढ़िए उसके बारे में, प्रिवेंट में रहिए, एजुकेशन लीजिए आप, और उससे बचने का एक रास्ता उपाय कीजिए, रास्ता एक ढूंढिए कि उससे कैसे बचा जा सकता है। ट्रीटमेंट तो कोई भी मुश्किल नहीं है, ट्रीटमेंट हो जाएगा, पैसा लगेगा, ट्रीटमेंट होगा, बट उसका क्योर जो होता है ना वो बहुत टफ होता है। मतलब उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हर एक रिसोर्स को लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसका नॉलेज लीजिए, आप उसका स्टडी कीजिए कैसे वो डेवलप होता है, ठीक है। तो ये नोट्स बना लीजिए, आप कवर कर लीजिए, इस नोट्स को आप अच्छे से पढ़िए। उसके बाद अब हम लोग आएंगे कॉमन डिजीज़ के बारे में, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में आपको एक ही पोर्शन पे दे देंगे। मतलब हम, मेरा क्या है कॉन्सेप्ट, सिंपल नोट्स आपको प्रोवाइड करने का, बस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कराने का। आप एनसीईआरटी भी रीडिंग दीजिए और नोट्स को पढ़िए, आपका 100% एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। और मेरा मोटो है नीट को क्रैक करवाने का। मैं और भी अच्छे लेवल पे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकता हूँ, और भी अलग अलग तरह का टॉपिक दे सकता हूँ, बट वो कोई यूज नहीं आपका। ये आपका 12th क्लास का है ना, तो ये नीट लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपका बहुत आसानी से कवर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। अगले लेक्चर में मिलते हैं और वो लेक्चर होगा हमारा कॉमन डिजीज के ऊपर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटोजोअन डिजीज के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू, और छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे लेवल पे लेक्चर प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।